What is meant by breathing? Breathing is an involuntary physical movements involved in the gaseous exchange. ठीक है, ब्रीदिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फिजिकल मूवमेंट्स इन्वॉल्व होती हैं गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए। What is meant by involuntary? इनवॉलंटरी का मतलब क्या है? इनवॉलंटरी मीन्स के ऐसे एक्शंस जो हमारी मर्जी के बगैर होते हैं, ठीक है, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते और वो खुद ब खुद होते चले जाते हैं, उन्हें बोलते हैं इनवॉलंटरी एक्शंस। तो ब्रीदिंग जो है वो एक इनवॉलंटरी प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें इन्वॉल्व होती हैं फिजिकल मूवमेंट्स। फिजिकल मूवमेंट्स मीन के सिंपल कुछ अप डाउन मूवमेंट्स होती हैं, इसमें किसी किस्म की कोई केमिस्ट्री या केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं होता। तो इन्हीं मूवमेंट्स को हम ब्रीदिंग का नेम देते हैं, ठीक है। तो इसका फायदा क्या है, ये क्यों करवाई जाती है? फॉर द गैसियस एक्सचेंज, गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए। अच्छा जी, इसके फेजेस देखते हैं आप। फेजेस ऑफ ब्रीदिंग, देयर आर 2 फेजेस, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन के लिए जो हम दूसरी टर्म यूज करते हैं दैट इज इंस्पायरेशन, और एक्सहेलेशन के लिए जो दूसरी टर्म यूज करते हैं दैट इज एक्सपायरेशन। इनहेलेशन और इंस्पायरेशन मीन्स the movement of air inside and exhalation means the movement of air outside, ठीक है। नेक्स्ट इसके स्टेप्स देखते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स हैं इनहेलेशन में और एक्सहेलेशन में जो इन्वॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से गैस जो है वो एयर जो है वो अंदर और बाहर मूव करती है। इनहेलेशन को हम कंपेयर करेंगे एक्सहेलेशन से। क्यों? द रीजन इज दिस कि जितने भी स्टेप्स इनहेलेशन में इन्वॉल्व हैं, एक्सहेलेशन बिल्कुल उसके ऑपोजिट होती है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट स्टेप इनहेलेशन में क्या होता है? कंट्रैक्शन ऑफ रिब मसल्स। रिब्स के जो मसल्स होते हैं विच आर द इंटरकोस्टल मसल्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया, ठीक है, वो कंट्रैक्ट होते हैं। उनके कंट्रैक्ट होने से क्या होता है? रिब्स आर रेज्ड। जो रिब्स होती हैं वो अपवर्ड मूव करती हैं, ऊपर की तरफ, ठीक है। अब एक्सहेलेशन बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। एक्सहेलेशन में क्या होता है? जब एयर को बाहर मूव करना होता है तो रिब मसल्स रिलैक्स कर जाते हैं। आप देखिए, बिल्कुल ये फर्स्ट पॉइंट इसके ऑपोजिट है। इनहेलेशन में रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एक्सहेलेशन में रिब्स मसल रिलैक्स कर रहे हैं। रिब मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने से रिब्स अपवर्ड मूव करती हैं, दे आर रेज्ड, और रिब मसल्स के रिलैक्स करने से रिब्स आर मूविंग डाउनवर्ड, रिब्स आर लोअर्ड, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस चली जाती हैं। आप इसे प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देख सकते हैं। जब आप सांस को अंदर की तरफ खींचते हैं तो आप नोट कर सकते हैं कि आपकी जो रिब्स हैं वो आपको ऊपर की तरफ, आपकी चेस्ट कैविटी मूव होती हुई फील होती है, और जब आप एयर को बाहर निकालते हैं तो आपके रिब्स जो ऊपर की तरफ आई थी मूव करके, वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चली जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इनहेलेशन में डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है और एक्सहेलेशन में डायाफ्राम रिलैक्स करता है। डायाफ्राम अगर आपको याद हो तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था, डायाफ्राम क्या होता है? इट्स अ मस्कुलर शीट, एक मस्कुलर शीट होती है बिल्कुल लंग्स के साथ नीचे की तरफ, ठीक है। तो उसके कंट्रैक्ट करने से क्या होता है? डायाफ्राम कंट्रैक्ट करता है और मूव करता है डाउनवर्ड, ठीक है, एंड लोअर्ड। एक्सहेलेशन में क्या होता है? डायाफ्राम रिलैक्स करता है एंड रेज्ड। एक्चुअली जो डायाफ्राम की शेप होती है वो डोम शेप होती है, लाइक दिस, ठीक है। तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है डायाफ्राम तो उसकी जो डोम शेप है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब होके कुछ इस शक्ल में आ जाती है, ठीक है। और जब डायाफ्राम रिलैक्स कर रहा होता है तो नॉर्मली इसकी जो है ना पोजीशन वो डोम शेप होती है, लाइक दिस, इस तरह से करके, ठीक है। अच्छा जी, अब अफेक्ट क्या होता है? रिब मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट करने से, डायाफ्राम के कॉन्ट्रैक्ट करने से अफेक्ट्स क्या होते हैं इनहेलेशन में? कि लंग्स जो हैं वो एक्सपैंड कर जाते हैं, मीन्स के फैल जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं। अच्छा, अब लंग्स एक्सपैंड कैसे करेंगे? जब भी कोई चीज स्प्रेड होती है, एक्सपैंड करती है, तो उसको अपने फैलने के लिए स्पेस भी ज्यादा रिक्वायर होती है।
ठीक है, तो लंग्स प्रेजेंट किधर थे? हमने प्रीवियस डायग्राम में आपको बताया कि लंग्स जो होते हैं वो हमारी चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। तो जब लंग्स को एक्सपैंड करना होगा, फैलना होगा, तो उसको स्पेस भी ज्यादा रिक्वायर होगी। तो स्पेस प्रोवाइड करने के लिए चेस्ट कैविटी क्या होती है, वो इंक्रीज कर जाती है, उसकी स्पेस इंक्रीज कर जाती है ताकि लंग्स को अच्छे से जगह मिल सके, स्पेस मिल सके फैलने के लिए। एक्सेलेशन में क्या होता है, बिल्कुल उसके ऑपोजिट होता है। यहाँ लंग्स एक्सपैंड करते हैं, यहाँ लंग्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ वो फैल जाते हैं, यहाँ लंग्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, मतलब थोड़े से सुकड़ जाते हैं, स्ट्रेच हो जाते हैं। तो रिड्यूस स्पेस इन द चेस्ट कैविटी, यहाँ चेस्ट कैविटी में स्पेस बढ़ जाती है, इंक्रीज कर जाती है। और एक्सेलेशन में अब लंग्स ने जब सुकड़ना है, ठीक है, तो उन्हें ज्यादा स्पेस तो नहीं चाहिए, तो चेस्ट कैविटी के अंदर जो स्पेस है वो क्या होती है, कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, एयर प्रेशर डिक्रीजेस। अब लंग्स के ऊपर से प्रेशर को डिक्रीज कर दिया जाता है। कैसे डिक्रीज किया जाता है? चेस्ट कैविटी के अंदर जब स्पेस बढ़ती है, ठीक है, तो लंग्स जो हैं वो फैल जाते हैं, यानी उनके ऊपर से प्रेशर कम हो जाता है। यहां इसके ऑपोजिट होता है एक्सेलेशन में। अब एयर प्रेशर इंक्रीजेस इन द लंग्स। ठीक है, जब लंग्स में से हवा को निकलना होता है बाहर, तो उसके ऊपर प्रेशर को बढ़ा दिया जाता है। आप इसकी एग्जांपल ले सकते हैं एक बलून के साथ। आप जब बलून के अंदर एयर को फिल करते हो तो क्या करते हो, आप उसको पीछे ज्यादा स्पेस प्रोवाइड करके उसके अंदर ब्लो करते हो एयर को, तो वो बलून जो है वो फैलता चला जाता है। बिल्कुल इसी तरह से हमारे लंग्स होते हैं। जब लंग्स के अंदर भी एयर फिल होती चली जाती है तो लंग्स भी बलून्स की तरह फैल जाते हैं। ठीक है, अब जब आपको बलून में से एयर को बाहर की तरफ प्रेस करना होता है तो आप क्या करते हो, आप बलून के ऊपर स्लाइड सा प्रेशर लगाते हो। अब जैसे ही प्रेशर इंक्रीज करते हो तो प्रेशर के इंक्रीज करने से बलून में से एयर बाहर निकलने लग जाती है। ठीक है, अच्छा, ये तो थे पॉइंट्स, यानी स्टेजेस हमने देखी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में जो इन्वॉल्व होती हैं थ्रू द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। ठीक है, इनहेलेशन में हमने देखा कि जो एयर है वो इनसाइड द लंग्स मूव करती है और एक्सहेलेशन में जो एयर है वो आउटसाइड द लंग्स मूव करती है। नेक्स्ट हम इसको डायग्रामेटिकली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। वो सारे के सारे स्टेजेस या फेजेस जो आपने पीछे फ्लो चार्ट की फॉर्म में देखे, मैं आपको अब यहाँ डायग्राम की फॉर्म में मजीद क्लियर करती हूँ। ठीक है, ये वाली जो डायग्राम है ये रिप्रेजेंट कर रही है इनहेलेशन को। इनहेलेशन आपको बताया वो प्रोसेस है जिसमें एयर इनसाइड मूव करती है, और ये वाली जो डायग्राम है सेकंड वन, ये रिप्रेजेंट करती है एक्सहेलेशन को। एक्सहेलेशन आपको बताया वो प्रोसेस है जिसमें एयर आउटसाइड मूव करती है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप देखते हैं। आप दोनों डायग्राम में डिफरेंस चेक करो, तो यहाँ पे इस जगह पे देखो तो इनहेलेशन में हमने पहला स्टेप देखा कि उसमें रिब्स के मसल्स जो थे वो कॉन्ट्रैक्ट किए थे। ठीक है, यहाँ रिब्स के मसल क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। रिब्स के कॉन्ट्रैक्ट करने से आपको यहाँ रिब्स उठती हुई नजर आएंगी, रेज हुई हुई हैं। ठीक है, एक्सहेलेशन में उसके ऑपोजिट देखें तो यहाँ पे रिब्स के मसल रिलैक्स कर रहे हैं। आप नोटिस कर सकते हैं ये पोजीशन यहाँ से, यहाँ ये स्लाइटली अपवर्ड मूव कर रही हैं। ठीक है, ऊपर की तरफ जाती हुई नजर आ रही हैं, और यहाँ पे ये नीचे की तरफ फैलती हुई नजर आ रही हैं, आपको रिलैक्स कर रही हैं रिब्स। यहाँ पे वो रेस कर रही हैं, ऊपर की तरफ मूव कर रही हैं। ठीक है, सेकंड जो हमने इसका पॉइंट देखा वो देखा डायाफ्राम का। ये वाली जो लाइन है यहाँ पे, ये यहाँ पे इस डायग्राम में रिप्रेजेंट कर रही है डायाफ्राम को। ठीक है, दिस इज डायाफ्राम। अच्छा जी, इनहेलेशन में हमने बोला कि जो डायाफ्राम है इनहेलेशन में वो डाउनवर्ड मूव करता है। ठीक है, और उसकी डोम शेप जो है वो स्लाइटली डिस्टर्ब हो जाती है। डायाफ्राम की मैंने आपको बताया नॉर्मल कंडीशन में जब वो रिलैक्स होता है तो उसकी शेप कुछ इस तरह से होती है, डोम लाइक, जैसे आपको यहाँ नजर आ रही है ये। ठीक है, इस टाइम जो यहाँ पे देखें, यहाँ पे डायाफ्राम की डोम शेप नहीं है बल्कि स्लाइटली डिस्टर्ब है। तो जिस वक्त पे एयर को अंदर मूव करना होता है
तो डायाफ्राम जो है वो मूव करता है डाउनवर्ड। ये एरो जो है इसकी डाउनवर्ड मूवमेंट को शो कर रहा है। जब डायाफ्राम नीचे की तरफ मूव करता है तो इसका फायदा क्या होता है, जो लंग है उसको एक्सपैंड करने का मौका मिल जाता है। यहाँ देखें डायाफ्राम के नीचे मूव करने से लंग का साइज आपको बड़ा नजर आ रहा है, ठीक है, स्पेस उसमें ज्यादा नजर आ रही है, यानी एयर फिल होती भी नजर आ रही है। यहाँ देखें तो डायाफ्राम के ये एरो जो है मूवमेंट शो कर रहा है ऊपर की तरफ। अब डायाफ्राम जो है नॉर्मल इसी शक्ल में रहता है, डोम शेप में। जब ये ऊपर की तरफ मूव करता है तो लंग्स का साइज आप इसके मुकाबले में देखें, इस लंग का साइज आपको छोटा नजर आ रहा है, यानी यहाँ एक्सपैंड करने की बजाय लंग क्या हो गया, कंट्रैक्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब जब लंग एक्सपैंड होगा, फैल जाएगा, तो इसके अंदर से एयर का प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एयर प्रेशर के डिक्रीज होने का क्या फायदा होगा कि लंग एक्सपैंड कर जाएगा और एयर को अंदर की तरफ मूव करने का मौका मिल जाएगा, ठीक है। इनसाइड प्रेशर डिक्रीज होता है एयर का और आउटसाइड से एयर मूव करने लग जाती है इनसाइड। आप ये एरोस की पोजीशन देखें, ये एरो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जो एयर है वो अंदर की तरफ आ रही है लंग्स के, ठीक है। अब यहां पे देखें, डायाफ्राम के डोम शेप में आने की वजह से इन लंग्स के ऊपर प्रेशर इंक्रीज करेगा। यहां प्रेशर डिक्रीज हुआ था, यहां प्रेशर क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। अब जब प्रेशर इंक्रीज करेगा, बिल्कुल मैंने आपको बताया जैसे आप बलून में से समटाइम्स हवा को बाहर की तरफ निकालना चाहते हो तो आप बलून को प्रेस करते हो, उसके ऊपर प्रेशर लगाते हो, प्रेशर एक्सर्ट करने से हवा बाहर निकलने लग जाती है। सेम लाइक दैट ये एरो की पोजीशन शो कर रही है एयर की मूवमेंट को। अब देखें, जैसे ही लंग्स के ऊपर प्रेशर जो है इंक्रीज हुआ तो एयर कहाँ मूव करने लग जाती है, बाहर की तरफ। ये एरो शो कर रहे हैं एयर की मूवमेंट को। तो लंग से होती हुई वो एयर यहां से बाहर निकल जाएगी, जिसे हम बोलेंगे एक्सहेलेशन, ठीक है। तो ये थे स्टेप्स जिसके थ्रू हमने मैकेनिज्म देखा कि ब्रीदिंग किस तरह की जाती है, यानी एयर को अंदर की तरफ और लंग से बाहर की तरफ कैसे मूव करवाया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं हम ब्रीदिंग रेट ऑफ ह्यूमंस, ठीक है। ब्रीदिंग रेट ऑफ ह्यूमंस अगर देखा जाए तो रेस्टिंग कंडीशन में जो है एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन 16 to 20 टाइम्स ब्रीथ करता है, ठीक है। बट ड्यूरिंग एक्सरसाइज, अगर आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हो या आप रनिंग कर रहे हो तो यही ब्रीदिंग रेट पर मिनट इंक्रीज कर जाता है, यानी 16 to 20 मिनट्स की बजाय वो हो जाता है 30 to 40 टाइम्स, ठीक है। पर मिनट 16 to 20 टाइम्स की बजाय वो 1 मिनट में हो जाता है 30 to 40 टाइम्स। किस तरह से कंट्रोल होता है ये ब्रीदिंग रेट? क्या कोई ऑर्गन प्रेजेंट होता है जो इसको कंट्रोल कर रहा होता है ब्रीदिंग रेट को? जी बिल्कुल, हमारा जो ब्रेन है एक्चुअली वो कंट्रोल कर रहा होता है हमारे इस ब्रीदिंग रेट को, ठीक है। जो ब्रेन है हमारी बॉडी के अंदर, ब्रेन में एक रेस्पिरेटरी सेंटर प्रेजेंट होता है जो हमारे ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल कर रहा होता है। ये रेस्पिरेटरी सेंटर जो ब्रेन में होता है ये किस तरह से डिटेक्ट करता है कि कोई चेंज आया है किसी गैस की कंसंट्रेशन में और उसको देन नॉर्मल करना है? तो एक्चुअली हमारे ब्लड के अंदर जो कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है उसके इंक्रीज करने से, जैसे ही वो इंक्रीज करती है हमारे ब्लड के अंदर, तो हमारे ब्रेन सेंटर को फौरन इसको डिटेक्ट कर लेता है। ब्रेन सेंटर इस कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को डिटेक्ट करने के बाद मैसेज सेंड करता है हमारे रिब्स के मसल्स को और हमारे डायाफ्राम को कि उसको अपनी शेप चेंज करनी है और मसल्स को कंट्रैक्ट करवाना है और एक एट ए फास्टर रेट जो है ब्रीदिंग करवानी है, ठीक है। तो ब्रेन सेंटर जो होता है वो एक्चुअली मेन रोल प्ले करता है। कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जैसे ही इंक्रीज होती है ब्लड में तो पता चल जाता है ब्रेन सेंटर को अब मुझे ब्रीदिंग रेट को तेज करवाना है और मैसेज देना है रिब्स को, डायाफ्राम को, और फौरन से ब्लड के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करवा के उसकी जगह जो है वो ऑक्सीजन गैस जो है वो ऐड करवा दी जाती है। थैंक यू स्टूडेंट्स, होप सो
आपको बड़े अच्छे से टर्म्स इसकी समझ में आ गई होंगी कि कौन कौन से जो स्टेप्स हैं वो इन्वॉल्व हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। इस टॉपिक से रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।